Okay, I hope my screen is visible to everyone. So this is Yes, the ma'am. last session. You have to be quite responsive, Ma'am, right? screen is not Ma'am, visible. screen is not visible, ma'am. Because we have just limited time, so you have to be responsive enough. Yeah, okay, fine. ओके अभी आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. कोई एक बंदा ड्यूटी ले लो. इफ तमन्ना है तो तमन्ना बता दे, अगर किसी और ने लेनी है तो ले लो. Visible, ma'am. ठीक. ओके सो मैं अब एक सिंपल सी बात करूंगी. इस सेशन को आई विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स. पहले हम जो हमारी डिस्कशन कुछ चीजों की रहती है, वी विल बी डूइंग दैट. एंड कुछ बच्चों ने हैव मैसेज मी दैट दे आर अनेबल टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड और रिक्विजिट पीपीटीज. तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं वो सारी पीपीटीज जो हैं वो दोबारा भेज दूंगी ग्रुप में, ताकि A to Z आपको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. नेक्स्ट चीज, अब मैं अभी बातों में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. सो मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ. सेक्शन ए हमारा हो चुका हुआ है, सेक्शन बी हमारा हो चुका हुआ है, सेक्शन ए के सारे नोट्स आपके पास आ चुके हुए हैं. सेक्शन बी के नोट एक्सप्लेन्ड है, बट आपके पास एक सेक्शन के नोट्स हैं. सेक्शन सी इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. और अब बात आती है सेक्शन डी की. देखो एक सिंपल सी बात है, मैं एक सेक्शन डी की आपके साथ एक डिस्कशन करूंगी, जिसमें हमारे पास आता है जी नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन फंक्शन. अब फटाफट से पहले इसके डिस्कशन की तरफ चलेंगे. देन आई हैव गॉट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यू, एंड मेरे पास एक दो क्वेश्चन पेपर्स की फोटोग्राफ्स भी है. वो आई विल बी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से लेकर आई थी, एंड आई हैव नोटेड डाउन द ऑलमोस्ट क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी गिविंग यू इन दिस लेक्चर ओनली. ठीक है. एंड कुछ टिप्स वगैरह बता दूंगी कि कौन से कैसे करने हैं और किस तरह से चलना है. ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. आपके थम्स अप्स मुझे आ जाने चाहिए. ओके ठीक है. सो सबसे पहले आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, और मैं टॉपिक उठाने लगी हूँ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम उठाने लगी हूँ ताकि हम इसमें अपना रिक्वायर्ड चीजें देख लें. ओके आई होप आपको ये मेरी पीपीटी विजिबल है. Yes, ma'am. ठीक है. सो ना अब मैं आपको एक पीपीटी के साथ, मेरे को ये सारी पीपीटी से इंपॉर्टेंट क्या एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है आपको वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. सो अगर मैं सेक्शन डी पे चलूं तो हमारे पास है जी नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन. सो इसकी एक सिंपल से डिस्कशन करते हैं. अगर मैं आपके पास नेशनल इनकम पर आऊं, ओके अगर मैं आपके पास नेशनल इनकम पर आऊं, ये सेक्शन है इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बीबीए का स्मॉलर लेवल है, बट इसका टॉपिक सेम है. ठीक है. सो अगर मैं नेशनल इनकम पर आऊं, आपके पास है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. अब अगर सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं ना, सो वो सिंपल है कि आपकी एक पूरी कंट्री में जो सारी इनकम जनरेट होती है, वेदर वो हाउस होल्ड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, whatever the thing is, आपके पूरे एंटायर विश्व सर्कल में कंट्री में जितनी इनकम जनरेट होती है वो आपकी एक कंट्री की नेशनल इनकम है. जब आपने सुना होगा जीडीपी के कॉन्सेप्ट, जीएनपी के कॉन्सेप्ट,
सिंपल सी बात है, जीडीपी सबको पता होता है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर उसमें एक चीज ऐड करेंगे या लेस करेंगे, वो जीएनपी और उसके आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सो ये होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैं सारी पीपीटीज आपको दोबारा ग्रुप में भेज दूंगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब ए सेक्शन से लेके डी सेक्शन तक जितनी अभी मैंने कराई हैं, और आपके अगर मेरे पास और सेक्शंस के नोट्स रिटर्न में अवेलेबल है तो मैं वो भी भेज दूंगी। मुझे केवल बता दीजिए आपका पेपर कब है। 12 12 ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो कंसेप्शनल फ्रेमवर्क में ये सब आता है कि आपकी जीडीपी में जैसे नेशनल इनकम है, जीडीपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि ये आगे जाके जब आता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में ये एक पीपीटी आपको पूरा दर्शाती है कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है कि आपकी कंट्री की सारी इनकम, वेदर वो हाउस होल्ड से आ रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आ रही है, आपकी इंडस्ट्री से आ रही है, या जो भी आप काम अपनी कंट्री में कर रहे हैं अपनी लिविंगहुड अर्न करने के लिए, वो नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, और ये सब चीजें लिखी हैं कि इंपॉर्टेंट होता है एनालाइजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हम जीडीपी के नंबर पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तभी हम आगे अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, की टूल्स रहते हैं जीडीपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। अब ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें बात करते हैं कि ये क्या हेल्प करता है। ये हेल्प करता है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस, डिजाइन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा इसका ये दे रही हूँ क्योंकि बीबीए में, बीकॉम में सब लोग नेशनल इनकम पढ़कर आए हैं। ये पीपीटी आपको हेल्प कर देगी। मुझे आज का जो मेन लेक्चर है, मुझे वो फोकस किस पे देना है, मुझे देना है सेक्शंस 4 हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और किस तरह से करना है। सो इसीलिए अगर मैं 2:35 तक आपको ये करवाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको स्विच कर जाऊंगी आपके पेपर पर कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हाउ मेनी पीपल अग्री विद दिस अप्रोच? ठीक है, ये वाली अप्रोच से अग्रीड है, डन। ठीक है, सो अगर अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, वेट, yes, I hope अभी my ppt will be visible, no it's not। ठीक है, I hope it is visible अभी। ठीक है, सो मैं ये बता रही थी कि मेथड्स इसके होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों का मेन क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमें इसका प्रैक्टिकल आएगा। वैसे अगर मैं एमबीए की बात करूं तो इसके प्रैक्टिकल आने के चांसेस कम रहते हैं। अगर मैं बीबीए की सिस्टम की बात करूं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है आपका, अगर मैं बीबीए के सिस्टम की बात करूं तो उसमें आना रहता है। ठीक है, आपको आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, और मैं बहुत देर से देख रही हूँ प्रैक्टिकल नहीं आता है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आई विल बी वेल एक्सप्लेनिंग, सो दैट कि किसी को भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना रहे। हाँ, नहीं आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी वही होता है कंजम्पशन, इनकम, ग्रॉस प्रोडक्ट्स में हम जब ऐड अपनी, ये सिंपल सा लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ठीक है, सो ये एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो आपके करंट प्राइसेस पर होती है, एंड रियल जीडीपी जब हम इन्फ्लेशन के दौरान उसको लिटिल एडजस्टेबल बना लेते हैं। फिर से वही बात है, नेशनल इनकम जो आपके रेजिडेंट्स अर्न करते हैं, जिसमें वेजेस, रेंट एक्सेट्रा आ जाता है, ये आपके हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स रहते हैं ये वाले, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसके मोस्टली अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी मोस्टली बात करूं तो इसके सिर्फ मेथड्स आते हैं, सॉल्व करना बहुत रेयर केस में आता है। मेरे पास जो 2 क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन चेक इट ऑल्सो वंस एंड कंफर्म इट।
अब तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे हैं फिलहाल के लिए तो किसी में भी नहीं आया हुआ है, बट उसका भी मेरे पास एक तोड़ है, आई विल गिव यू दैट। ठीक है, ओके। सो ये जीडीपी वगैरह सबको पता है कि क्या होता है, नेशनल इनकम इज, अब आती है पर्सनल इनकम। अगर ये क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पर आते हैं, वो रहता है इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। गाइज आप मेरे को एक चीज पोल करके बता सकते हो कि क्या मैं पहले आपको ये बता दूं कि किस किस तरह से आना है और क्या क्या हमें करना चाहिए? व्हाट डू यू पीपल से? वोट करो। पहले हाथ वो खड़े करना कि पहले पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी डिस्कशन कर ली जाए। ठीक है, ओके, फाइन 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 फाइन, पता लग गया, पहले डिस्कशन ही करते हैं क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, डन, ओके। अब आपने मेरी स्क्रीन ध्यान से देखनी है, मैं सिलेबस खोलने लगी हूँ। ठीक है, अब मेरी एक सिंपल सी बात सुनो, आपके पास 4 सेक्शंस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रिया आप क्लास में हो? आपका मुझे मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है। मैं हूँ। पता नहीं बेटा, आपका मैसेज बार बार हो रहा है। ओके, आपने मेरे को लिखा हुआ है ओके मैम, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओके, अब अगर मैं आपके साथ एक सिंपल सी बात करूं, आई होप सब मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। आपके पास है गाइस 4 सेक्शन। अब अगर मैं 4 सेक्शन से बात करूं, आपने हर एक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझदारी उसी में ही है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देखें कि क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या क्या पीछे का ट्रेंड चला है। आपके पास 4 सेक्शंस हैं, एक एक क्वेश्चन आपने चारों में से करना है। फिर जो एक क्वेश्चन है वो आपने करना है अपने फेवरेट सेक्शन में से। ये चीज समझ रहे हो ना? अब वो जो आपका फेवरेट सेक्शन है ना, देखो अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, सेक्शन ए में से तुमने 5 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन ए के जो पांचों, मैं तुम्हें 2 सेक्शन बताऊंगी, मान लो अगर किसी एक को सेक्शन ए कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उसको एक और सेक्शन भी तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। ये चीज समझ रहे हो तुम? ठीक है, सो अगर अब मैं सिंपल सी बात करूं सेक्शन ए की, ठीक है, सेक्शन ए में से आपके पास आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब सेक्शन ए में मैं इंपॉर्टेंट भी लिखाऊंगी, पर पहले मेरी ध्यान से बात सुन लो। सेक्शन ए में जो पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। पांचों क्वेश्चन सेक्शन ए से करना समझदारी रहती है। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप छोड़ ना सको। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी में से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इजी है, पर अगर मैं ये दोनों की साइड पर जाऊं, ये जो आपका है प्रोडक्शन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसमें से क्वेश्चन का पंगा आता है, बच्चा घबराता है ग्राफ बनाने से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन डिफरेंस कर्व तो पक्का ही करके जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक कर जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक कर जाएंगे मतलब इन डिफरेंस कर्व हम 100% करके जाएंगे। ठीक है, मतलब उसका मीनिंग, assumption, प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंपॉर्टेंस, इन डिफरेंस कर्व का टॉपिक का पक्का ही करके जाओगे। पर अब मान लो आप इन डिफरेंस कर्व, देखो आप क्या करोगे, मैंने कहा इंडिफरेंस कर्व कर जाओ, आप केवल इंडिफरेंस कर्व कर जाओगे। पर बेटा ध्यान से सुने मेरी बात, अगर वहां पर क्वेश्चन आ गया प्रोडक्शन फंक्शन का और थ्योरी ऑफ कॉस्ट का, फिर क्या करोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर तो तुम्हें दोनों में से कोई भी नहीं आता होगा। सो इसीलिए आपने डिफरेंस कर्व पक्का करके जाना है। मोस्टली केसेस में डिफरेंस कर्व भी आता है, पर कई बार गॉड फॉरबिड बेटा इस तरह से हो जाता है कि प्रोडक्शन फंक्शन और थ्योरी और कॉस्ट दोनों क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू चूज ईदर वन। ठीक है, सो आप घबरा जाते हो। सो अभी के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंस में क्वेश्चंस भी लिखाऊंगे, डिफरेंस कर्व पूरा करोगे, प्रोडक्शन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट में से कोई एक कर लेना। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता दूं, क्वेश्चंस इसका नहीं आता है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, पहले मैं आपसे ए और बी सेक्शन से बता रही हूं कि तुमको क्या करके जाना है, फिर उसके क्वेश्चंस लिखाऊंगी। अब मेरे को आई एम गिविंग यू
1 मिनट पूरा सोचने के लिए ए और बी में से क्या आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो कि ये ना करके जाएं, वो कर जाएं, ये है, जल्दी बताएं। एक एक करके माइक अनम्यूट करना। किसी को, फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगी उस पे, किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ ले। ए और बी में किसी भी चीज में इतना सा भी डाउट है बेटा, आप पूछ सकते हो। हम अगर सेक्शन बी में सिर्फ इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे इनफ है ना, तो वो हाँ तो मैं वही बता रही थी ना, डिफरेंस कर्व तुमको पक्का ही करना है। उन दोनों में से कोई एक कर लो, ताकि, क्योंकि देखो प्रिया ये कॉमन सेंस है, अभी तक मैंने तुम्हें यही राजे बताया, तुमको ए में से 2 करने हैं, ये समझ में आया प्रिया? ए में से 2 करने हैं, ताकि मैंने कहा कि बी में से ना बेटा ये ना हो कि आप कल्ला इंडिफरेंस कर्व कर जाओ और वहां पे आप एक भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी प्रिया। यस मैम, मेरे को एक्चुअली वो जो नेक्स्ट आप बोल रहे हो ना, उस प्रोडक्शन फंक्शन में टॉपिक है दिस इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स सेम वाला, वो रहा आ गई इसलिए पूछ रही। क्या 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 क्या? प्रोडक्शन प्रिया। फंक्शन हाँ बेटा। है मतलब हम इसके सिर्फ मीनिंग जैसे इसके फैक्टर्स जो सब कुछ ये कर दें, और एक है डिस इकोनॉमिक्स वाला, वो हम छोड़ दें चाहे। बेटा आप मेरी बात सुनो ध्यान से राजे, आपने ठीक क्वेश्चन पुट करा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप इन डिफरेंस कर्व करके जाओगे, तो बेटा वो मीनिंग, अजम्पशन, प्रॉपर्टी वो तो पूरा ही करके जाओगे, उसमें से कोई चॉइस नहीं है। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट पूरी छोड़ के जा रहे हो तो आप प्रोडक्शन फंक्शन में से भी एक टॉपिक छोड़ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर वो पूरी लाइन लिखी है तो मैं वो पूरी करनी है, क्योंकि पेपर सिलेबस में से ही आता है और वो किसी भी तरह का एक भी वर्ड से भी आ सकता है। अगर आप एक पूरी लाइन छोड़ रहे हो तो एंटायरली छोड़ के जाओ, और अगर बेटा आप एक पूरी एक भी लाइन कर रहे हो तो वो एंटायरली करके जाओ। और But किसी ma'am, को yes, ma'am. You said कि there is no question, there will be no question for economics and diseconomics of बेटा आई okay. सेड कि फुल 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, इस पे बनता ही नहीं है। मतलब कोई ये क्वेश्चन है ही नहीं है ना डिसइकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे राजे, फुल क्वेश्चन नहीं आता है ना। अगर मान लो पार्ट्स में आ जाए, अभी मैं लिखाऊंगी, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट पार्ट आ जाए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, फर्स्ट आ जाए एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन, उसी का बेटा सेकंड पार्ट आ जाए इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मेरा कहने का मतलब है ये टॉपिक होता है इजी। सो वाइल दिस टॉपिक इज इजी, बच्चा क्या करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इसी को ही समझ लेता है, पूरा टॉपिक वो कर जाता है। बेटे वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है अफशान, गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ओके अब आती हूं मैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन सी की, ठीक है बेटा, सेक्शन सी में से मेरे अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बाकी इट डिपेंड्स ऑन वंस परसेप्शन कि किसी को क्या अच्छा लगता है और क्या वो लगता है, ठीक है। देखो सेक्शन सी प्रिडिक्टेबल है, कोई भी क्वेश्चन उल्टा सीधा आने का चांस नहीं है, इसीलिए मैनेजरल थ्योरी इजी है, मार्केट स्ट्रक्चर्स इजी हैं, ओलिगोपोली भी इजी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, मतलब कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं, अब बच्चा क्या करता है, देखो वो आपकी मर्जी है, ए में से आपने 2 पूरे करने हैं, बी में से मैंने आपको बता दिया आप 1 कर सकते हो। अब मान लो किसी बच्चे को मार्केट्स डिफिकल्ट लगती हैं, आई ऑलवेज से इट डिपेंड्स ऑन वंस परसेप्शन, ठीक है। मान लीजिए बेटा किसी को लगता है यार मेरे लिए मार्केट्स डिफिकल्ट हैं, है ना, तो बच्चा क्या कर सकता है, आपको अगर बेटा मार्केट्स डिफिकल्ट लगती हैं सो आप एक मॉडल कर सकते हो ओलिगोपोली का, क्योंकि उसमें तो एक ही है बेटा स्वीजी मॉडल। एक आप ऊपर से कर सकते हो मैनेजरल थ्योरीज, फिर बीच की मार्केट्स छोड़ सकते हो, यही हो सकता है फिर, ठीक है ना। अब अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं, सेक्शन डी में नेशनल इनकम में से प्रैक्टिकल एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं आया, उसके कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं, ठीक है। एंड जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज अ न्यूली एडेड, कुछ कुछ इसमें टॉपिक पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंगली न्यूली ऐड हुआ है। सो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो भी लिखा देती हूँ। अभी तक जो मैंने ए और डी का बताया है आपको क्लियर है? मैं क्वेश्चन पेपर की तरफ चलूं अब, या किसी ने कुछ पूछना है? अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
मैम जो हम सेक्शन डी में से है वो हम नेशनल इनकम करके जा सकते हैं। राजे अगर आप मान लो नेशनल इनकम करके जाते हो पूरा, जी मैम। ठीक है, अब मान लो राजे आप पूरा नेशनल इनकम कर गए हो, मतलब आप कह रहे हो कि फिर आप कंजम्पशन फंक्शन छोड़ जाओगे, जी है मैम। ना। पर आपको एक चीज पता है, मैं अभी क्वेश्चन ही लिखाने लगी हूँ, समटाइम्स नेशनल इनकम में से ऐसा क्वेश्चन आया था जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। मान लो अगर आप नेशनल इनकम करके गए हो, अकेला प्रैक्टिकल आ गया, क्वेश्चन ही नीचे वाले पार्ट से बनते हैं, मैं लिखाने लगी हूँ अभी, क्वेश्चन ही नीचे वाले पार्ट से बनते हैं, तो रिस्क नहीं लेना है। ठीक है मैम। गुरलीन आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कंजम्पशन फंक्शन जो है चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है ना, उसकी वो हाँ फेज हाँ, गेन वाली मैं वही बता रही हूँ ना, कंजम्पशन। क्वेश्चन उसी में से ही बनते हैं, मैं अभी लिखाने लगी हूँ तुम्हें, क्वेश्चन ही ओके लिखाने लगी हूँ बेटा, ठीक है। 1 मिनट और ले लो, मीनवाइल आई एम सर्चिंग द क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी, आप मेरे को फिर आप क्वेश्चंस लिख ही जाना। अब जैसे ही इसने मेरे को पूछा है गुरलीन ने, गुरलीन इज राइट एट अ पॉइंट, उसी में से इंपॉर्टेंट है जी। एनी मोर क्वेश्चंस? जैसे क्योंकि ये जैसे किसी अभी बच्चे ने मुझे पूछा था, 1 मिनट रुक जाओ, किसी बच्चे ने अभी मेरे को पूछा था कि हम अकेला नेशनल इनकम कर जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आर वेलकम, क्योंकि बेटा बाद में आप फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ठीक है, गिव मी 1 मिनट बेटा। आई हैव सम स्क्रीनशॉट्स एज वेल, मैं वो भी भेज दूंगी, बट उससे पहले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं मैं वहां से लेकर आई हूँ, वो भी लिख लीजिए। एक सेकंड बेटा, आप में से किसी बच्चे ने मुझे मैसेज करा था क्या पीपीटीज दोबारा भेजने के लिए, वो बता सकता है? मैं दोबारा भेज दूंगी, अगर आप में से कोई है किसी को जरूरी चाहिए तो वो तमन्ना से भी ले सकता है, तमन्ना इज वन ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट, किसी ने मुझे मैसेज करा हुआ है। ओके, आपके पेपर पेन्स रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, अब मैं सेक्शन ए वाइज से क्वेश्चन लिखा रही हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही आते हैं, बट ये क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ना, इट इज योर स्मार्टनेस कि आपको किस किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए में से क्वेश्चंस लिख लीजिए प्लीज। सेक्शन ए में से अगर हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन बनता है सो वो बनता है, what do you mean by ME? What do you mean by managerial economics? Explain its nature and scope. What do you mean by managerial economics? Explain its nature and scope. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए से बनता है वो ये बनता है, एक्सप्लेन यूटिलिटी, एक्सप्लेन यूटिलिटी, एंड फिर उसके बाद में आता है नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन यूटिलिटी, उसके सब पार्ट्स आते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला होता है उसमें से लॉ ऑफ डीएमयू,
दूसरा उसमें से होता है लॉ ऑफ ईएमयू, मतलब उन्होंने स्मार्टनेस करी, यूटिलिटी का पूरा क्वेश्चन डाला, इन दोनों लॉ करे, बच्चा एक कर जाता है। वही अब मैं आपको बात बता रही हूँ, एक छोड़ना है तो पूरा छोड़ो, एक करना है तो पूरा करो, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। आपको डीएमयू आता होगा, ईएमयू नहीं आता होगा, जबकि वो 16 नंबर में 2-2 बार बटा हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें से नेक्स्ट, क्योंकि ए सेक्शन इंटायरली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये अपनी तरफ से मेरे नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? What do you understand by elasticity of demand? Discuss its types and degrees. Discuss its types and degrees. And 2023 की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, what do you mean by elasticity of demand? Explain its different methods of measuring. फिर वही बात है, एक लाइन में से उठा के उन्होंने डाले हुए हैं, सो आप सेक्शन ए को मिस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड, समटाइम्स बच्चा कहता है यार ये तो बीबीए लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है, छोड़ जाते हो। बेटे अगर आप ए सेक्शन कर रहे हो तो कोशिश करो आप 2 सेक्शन उसी में से करो, मैक्सिमम स्कोरिंग रहता है। एंड बाकी सब में से एक एक करके आना, सो दैट कि आपके क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हों। Next question is, what do you mean by elasticity of demand? Explain factors determining elasticity of demand. तो अब ये हर एक पेपर में से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ है। पहले ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स थी, इससे पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन ओल्ड करिकुलम। और ये जो तुम्हारा सारा सेक्शन ए है ना, उस समय आधा आधा होता था सेक्शन ए एंड बी। सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चंस पुराने से भी फ्रेम होके आ सकते हैं। अभी सिर्फ सेक्शंस की शफलिंग हुई है, सिलेबस नहीं बदला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इज, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, वो आया हुआ है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आया हुआ है एंड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जिसमें है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब आप मेरी एक बात करना, मैं कर रही हूँ बेटा। क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आप सबसे पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो मुझे ये भूल जाएगा। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब पहले आप एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक जो उन्होंने पूछा हुआ है, उसमें बताएंगे डिमांड क्या होता है। बच्चा क्या करता है, जो 2 टुक चीज पूछी होती है लिख के आ जाता है। नहीं, इससे क्या है, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनती है, आप अच्छे से चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आप लोग बहुत गूगल चलाते हैं, आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो एट गूगल इमेजेस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन चलो लॉ ऑफ डिमांड ही है, लॉ ऑफ डिमांड आ गया कि सिट्रस पैरिपस जैसे क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद डिक्लाइन इन प्राइस और वैसे वर्सा, यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। आप 2 लाइन लिख के आ जाओगे। आपको लिखना चाहिए पहले डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, जो आपकी बुक में हुआ है, कर्व बना हुआ है। फिर उसमें आपका दिया हुआ है इंडिविजुअल शेड्यूल कि कल्ली डिमांड 10 रुपए है तो 8 डिमांड करता है, फिर प्राइस 12 रुपए होता है तो वो 7 डिमांड करता है, ये इंडिविजुअल। फिर आप बना सकते हैं मार्केट का डिमांड कर्व, फिर आप बना सकते हैं मार्केट का डिमांड कर्व। ठीक है, ये 2 चीजें एक्सप्लेन करके फिर आगे कॉन्सेप्ट पे जाओ, या आप गूगल इमेजेस पे चले जाओ, वहां पर अच्छी खासी इमेजेस बनी होती हैं जो आप पेपर में भी बना के एक्सप्लेन करके आ सकते हो। इमेजेस से मेरा मतलब है इकोनॉमिक्स के रिलेटिव ग्राफ्स। पहले आप दोगे मीनिंग, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, और लास्ट में अगर हो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस ऐड कर कर आए या आप कंक्लूजन लिख के आए। दिस इज वन ऑफ द गुड पॉइंट वन कैन कंसिडर। ठीक है, सो क्वेश्चन था meaning of demand, then is change in demand curve and its importance. So section A में से जितने क्वेश्चन लिखाए हैं all are predictable,
यही आते हैं। तो कोशिश करें आप दो क्वेश्चंस में से देखो, सीधी सी बात है, सेक्शन ए में से बेटे उन्होंने 2 ही डालने हैं एंड यू हैव टू डू एनी वन आइडली। पर मैं आपको बोल रही हूँ आप 5 करोगे ना, क्योंकि एक आपको अपने फेवरेट सेक्शन से करना है। सो ये सारे ही क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल हैं, यू कैन गो फॉर एनी 2। ठीक है, सेक्शन ए में किसी को क्वेश्चंस में कोई डाउट है? मैम प्लीज रिपीट लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंस। थैंक यू मैम। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट के अलावा किसी का कोई डाउट है? और अगर नहीं डाउट होता है सो एटलीस्ट थम्स अप कर दिया करो, ताकि आई कैन मूव फॉरवर्ड टू अवॉइड दूसरों का एकेडमिक लॉस। ठीक है, सो अब मैं बात करती हूँ सेक्शन बी की। सेक्शन बी का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेक्शन बी में से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, लिखिए डिफाइन आईसी कर्व, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, discuss the axioms of indifferent curves AXIOMS। आप लोग क्या करते हो, वहां पर वोकैबुलरी टफ देख के घबरा जाते हो। सिर्फ देखो, अब एग्जामिनर ऐसा तो भी नहीं ना बेटे हो सकता है कि आपका लिखा हुआ है मीनिंग एंड असम्पशंस ऑफ डिमांड का इंडिफरेंस कर्व एंड वही डाल दें। जस्ट लिटिल ट्विस्ट इन क्वेश्चन, लिटिल twist in vocabulary and you people are this, हमें नहीं आता। We can't do this. If you are well prepared, आप इतना अच्छा कर आए हैं, कशिश में रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सो आप इतना करके आए हैं, पहले ये बात सुन लो बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कौन सा सेम आना है, मैंने कौन सा पेपर सेट करा है, क्वेश्चन कौन सा सेम आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कांट बी सेम। There was some net issue. Am I audible and visible both? Yes, ma'am. Okay. So मैं ये बात कर रही थी, आप जस्ट लिटिल ट्विस्ट इन वोकैबुलरी कैन लेड टू कि हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, डिस्कस द एक्सियम्स AXIOMS, discuss the axioms of indifference curve analysis with the help of a diagram। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसमें वो क्या पूछ रहा है, वो सिंपल पूछ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व बताओ, ठीक है, उसकी असम्पशंस लिख दो, एक्सियम्स आर डिफरेंट असम्पशंस लिख दीजिए। एंड अगर मैं बात करूं, आपका असम्पशंस के साथ में टॉपिक नहीं पूरा होता है, सो यू कैन गो फॉर आगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, यू कैन गो फॉर आगे उसकी प्रॉपर्टीज। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि डिफरेंस कर्व आप पूरा ही करके जाओगे, मीनिंग, असम्पशंस, प्रॉपर्टीज, कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंस। और ये मत सोचना कि आपको पूछा कुछ है आप कुछ लिखाए हो, आप ये नहीं कर सकते हो जब तक फिर आप कंक्लूजन रेलेवेंट जो पूछा हुआ उसका दे सकते हो, क्योंकि आइडली आपको लिखना भी है एंड यूनिवर्सिटी की प्रोटोकॉल्स के साथ अलाइन भी करना है। सो आप क्या लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, how indifference curve looks like, ठीक है। then we can go to different assumptions of indifference curve, ठीक है। फिर दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं कि वो क्या बताता है, one for apple is, one for oranges।
अगर आप फिर नेक्स्ट आ सकते हैं, जिसका ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हैं कि देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल सा डायग्राम जिसमें आप मान लो एक गोला बीच में बनाया एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी लिख दी, फिर आप नीचे कंक्लूजन पे आ सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, डिस्कसेस प्रॉपर्टीज, what do you mean by indifference curve, discusses its properties along with the consumer equilibrium, along with the consumer equilibrium in context to IC curve analysis, in context to IC curve analysis। अब इसमें वो क्या पूछ रहा है, वो तुमको सिंपल पूछ रहा है भाई, इंडिफरेंस कर्व बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ, एंड मैंने आपको पेज भेजा हुआ है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग में है वो पेज। इंडिफरेंस पहले बजट लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर आईसी कर्व टेंजेंट है, मैंने ये तमन्ना को भेज दिया था एंड वो आपको भी आ चुका है, मैं कंफर्मेशन ले भी चुकी हुई हूँ। ये मेरी खुद की हैंडराइटिंग में पेज बना हुआ है आईसी कर्व का। अगर मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं देखे होंगे, पर मेरी खुद की हैंडराइटिंग में ये बना हुआ है, एक आईसी कर्व बना हुआ है, मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन करा हुआ है, और उसके ऊपर ही बजट लाइन के ऊपर ही आईसी कर्व बनाया हुआ है, ये मेरी खुद की हैंडराइटिंग में है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो आप क्या करते हो, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो। बेटा जब मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, दे आर प्रेडिक्टेबल, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी that whether you're listening in class, making short notes, and how you need to attempt the paper, that actually it is of utmost importance, vital essential component है ये एक पेपर अटेम्प्ट करने का। अब मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन आया, आप पहले बताएंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आगे इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फिर आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर आप बताएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है। वो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है, और फिर कंज्यूमर, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी होता है, बट उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन कॉन्टेक्स्ट टू आईसी कर्व एनालिसिस, तो वो मैंने आपको लिख के भेजा हुआ है, आपको आईसी कर्व के अकॉर्डिंगली बताना है, देन यू कैन मूव टू द कंक्लूजन। इस तरह से अगर पेपर एक बच्चा होता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, अरे भाई गिव सम हेडिंग्स, मेक सम फ्लो चार्ट्स, मेक सम डायग्राम्स, एटलीस्ट वो लगना चाहिए कि किसी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे का पेपर है। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? इतनी डिटेल में आपको नहीं बताएगा कोई, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज दैट्स व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में से हम एक्सपेक्ट करते हैं, लिख लीजिए, एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर्व in context to production function. Explain short run and long run production curve in relation to production function. Next question लिखें। Guys repeat कर दो please। तमन्ना, अफशान, क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ, रिपीट कर दीजिए। Short run and long run production curve in relation to production function. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। Explain the relationship between long run and short run cost curves. अब मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो बच्चा बात नहीं सुनता है क्लास में। देखिए वो क्या करेगा, लेट्स सी सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है थियरी ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, आप क्या करोगे जी, आईसी कर्व मैंने कर लिया है, अब थियरी ऑफ कॉस्ट में से मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉस्ट ही कर जाता हूं, ठीक है। आईसी का पेपर में आता नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन तुम करके नहीं गए हो, और अगर कॉस्ट में से क्वेश्चन आ गया जी लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कर्व, देन व्हाट टू डू? आप समझ रहे हो मेरी बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है।
आप क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन क्या आया है, देखिए क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है, लिख लीजिए प्लीज, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, explain different types of costs and why the long run average cost curve and why a long run average cost curve is called learning curve, is called learning curve। और नेक्स्ट ही पेपर में ये सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है बट लैंग्वेज चेंज है, उसमें आया हुआ है जी why the long run average cost curve is U-shaped, U-shaped और envelope shaped। सिर्फ vocabulary का चेंज है and we people get confused like anything, everything is mentioned। सेक्शन बी के क्वेश्चंस में से किसी को डाउट है? इसीलिए इसमें से कोई दो पूरे करके जाना, आईसी कर्व 100% कर जाना या आप प्रोडक्शन फंक्शन कर जाना। ठीक है, अब एक चीज और आप अपने नोट्स में लिख लीजिए बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन में आपको क्वेश्चन आ सकता है बट वो आपके अब सिलेबस में नहीं है, बट समटाइम्स वो आपको पूछते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी, मतलब वो पूछते हैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको क्लास में भी कराया हुआ है पीपीटीज में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आगे आपको बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब ड्यू टू कि वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नाउ इट इज नॉट इन सिलेबस बट इट इज पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर्व, तो आप उसमें भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिमेंबर मैंने आपको 3 स्टेज मॉडल कराया था, पहली स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कराया था मैंने, ये पीपीटी में भी मेंशन्ड है, आप एक बार देख सकते हो, मैं दोबारा से सारी पीपीटी सेंड कर दूंगी। सेक्शन ए और बी में किसी को कोई डाउट, जल्दी करें, जल्दी जल्दी सी और डी पे चलना है मुझे, क्लास वाइंड अप हो जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी क्लास फिर। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, अब सेक्शन सी पे आ जाएं, सेक्शन सी पे आए, सेक्शन सी का क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैनेजरियल थ्योरीज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैनेजरियल थ्योरीज। ए पार्ट में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी पार्ट में है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ए पार्ट में है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी पार्ट में है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये सारे ओवर द इयर्स के मैं प्रीवियस ईयर लिख के ले आई हूं, क्योंकि आप क्या करते हो, छोटा छोटा पार्ट कर जाते हो और आपको करते हो थ्योरी ऑफ कॉस्ट तो की ही है बेटा, जब उसको क्वेश्चन ही नहीं बनता तो वो करके क्या कर लोगे आप। वो तो आपके अपने मन की तसल्ली के लिए, सो दिस शुडंट बी द केस। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो, सीधा नहीं आया ओलिगोपोली मॉडल लिखो, क्वेश्चन तो फिर एमबीए लेवल का ही आएगा ना। लिखो, अ किंग्ड डिमांड कर्व प्लेज वाइटल रोल। अब तुमको पता ही है किंग्ड डिमांड कर्व किसको कहते हैं, ओलिगोपोली के स्वीजी मॉडल को। सो उन्होंने इटसेल्फ ही मेंशन कर दिया, इन शॉर्ट वो ये तुमको ये बोल रहे हैं कि ओलिगोपोली का मॉडल एक्सप्लेन करो। ठीक है, अ किंग्ड डिमांड कर्व प्लेज वाइटल रोल इन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। A kinked demand curve plays vital role in price and output determination in Sweezy model of oligopoly. In Sweezy model of oligopoly, please explain this. ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के तुमको सिंपल से बोला हुआ है, प्लीज एक्सप्लेन दिस। ठीक है, सो इट इज अ कॉमन सेंस कि आपको ओलिगोपोली मॉडल ही एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के प्लीज मत घबराया करो। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीनों के डिफरेंस आ गए हैं, ये मेरे पास है, मैंने भेजे भी हुए हैं, मैं चेक भी कर लेती हूँ, मैंने भेजे भी हुए हैं ये। हाँ मैंने भेजा हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट डिफरेंसेस। मैं दोबारा भी तमन्ना को भेज रही हूँ, तमन्ना आगे ट्रांसफर कर दो फटाफट से। तमन्ना ओके मैम। भेज दिया हुआ है मैंने आपको, आगे ट्रांसफर कर दो फटाफट से। मैम ये मैं सारा सेंड कर मार्केट देती हूँ। स्ट्रक्चर डिफरेंसेस आ गए हुए हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी आ जाओ जल्दी, फिर अपने आप क्लास बंद हो जानी है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे लिखो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखें explain consumption function, explain consumption function and measures to raise propensity to consume। PPTs मिल जाएंगी, डोंट वरी, क्वेश्चंस लिखो। PPTs अभी ट्रांसफर कर दूंगी, क्वेश्चंस लिख लो। explain consumption function and measures to raise propensity to consume। आप एक समझदारी भी कर सकते हो, नेशनल, अगर आपने एक ए सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन डी में से फिर नीचे वाले कर लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन नेशनल इनकम, डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, you have to make smart choices, define national income, discuss methods to measure national income, also comment which of them is best considering the underdeveloped nation। मतलब वो कहता है कि कौन सा मेथड बेस्ट अप्लाई करेगा जो अभी नेशन इतनी डेवलप नहीं है। नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल कोई नहीं आया हुआ। नेक्स्ट लिखो, एक्सप्लेन कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इंप्लीकेशंस। इंटायरली इंपॉर्टेंट, पीपीटी बनी हुई है, एक्सप्लेन प्रॉपर है, मिल जाएगा अभी, उसको रेफर कर लेना, टू द पॉइंट, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। 2 पीपीटीज इस टॉपिक की। यस मुस्कान जल्दी बोलो। मैम लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना। Explain Keynes psychological law of consumption, its properties and implications. Just 3 more minutes, then class will be over. Next, what do you mean by inflation? मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन की 2 पीपीटीज है, इन्फ्लेशन की भी 2 है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, so you people will not even face a single problem in reading that, not even a single problem. Please go through it. Next लिखो, what do you mean by inflation? Explain its types, long-term consequences. What do you mean by inflation? Explain its types, long-term consequences, and how we can control it with help of Phillips curve. And how we can control it with Phillips curve. I hope questions लिखा दिए हैं मैंने, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप मेरी ध्यान से बात सुनो, मैं आपको आज नेशनल इनकम की पीपीटी, कंजम्पशन फंक्शन की 4 पीपीटीज हैं टोटल मेरे पास, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन है, जिसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया गया है, कीन्स लॉ, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, 2 पीपीटीज बनी हुई हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड यू विल नॉट इवन गेट अ सिंगल प्रॉब्लम। अब बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन रीच अप टू मी एनी टाइम। आई होप सबको समझ में आया। Any doubt? Still I have 1 minute left.
मैम ग्रुप में भेज देना।